तो आज तारीख है 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर की जो पहली न्यूज आई है वो तो हमारे सीजीआई रमन्ना जी के बारे में ही आई है। सीजीआई रमन्ना जी ऐसा लग रहा है जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब के बारे में कुछ ना कुछ बोल के जाएंगे। अभी हम देखते हैं ना जी, पुलिस वालों के द्वारा एट्रोसिटीज की जाती हैं कि अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकल के लोगों को पीट दे रहे हैं या कस्टडी में लोगों को मार दे रहे हैं, ये सब चीजें। तो सीजीआई ने कहा कि हम लोग एक स्टैंडिंग कमेटी बनाएंगे जो पुलिस जो एट्रोसिटीज करती है इनके बारे में निर्णय लेगी, और फिर पुलिस वाले अगर गलत काम करते हैं किसी इंसान के साथ में तो उनके खिलाफ भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। ये थोड़ी है कि ड्यूटी में है तो तुम किसी को मार ही डालोगे। और पता पड़ा, क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी है ना जिनपे रेप और सेडिशनल चार्जेस भी लगे हुए हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कैसे करना चाहिए। उनकी जो ड्यूटी जो चल रही है उनमें थोड़े बहुत चेंजेस तो आने चाहिए, नहीं तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो क्या ही चल रहा है। तो इनके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी अलग से बनाई जाएगी। तो सीजीआई ने अभी कहा यह है कि कोई एक हाई कोर्ट का एक जो कोर्ट का जो जज होता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसको लेंगे और उसको इस स्टैंडिंग कमेटी का हेड बनाया जाएगा, और ये कमेटी जल्दी ही गठित की जाएगी पुलिस वालों के खिलाफ कैसे कैसे करना है। अब देखो, ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि हाई कोर्ट की बात आ गई तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वही उनको नियुक्त किया जाएगा, लेकिन फिर देखते हैं, अभी तो केवल इतना ही कहा गया। एक नेक्स्ट जो न्यूज है वो आई है डायबिटीज को लेके। देखो, डायबिटीज को लेके न्यूज तो बेसिकली इतनी ही आई है कि जो बीपी है और जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर हम उनको कंट्रोल में रखते हैं तो डायबिटीज ऑटोमेटिकली सही हो जाती है काफी हद तक। लेकिन अपन डायबिटीज की न्यूज की बात करें, हमें इसकी बैक में जानना चाहिए जरूरी है कि डायबिटीज क्या होती है, कैसे होती है, कितने लोगों को। तो तकरीबन 420 मिलियन लोग हैं, मतलब 42 करोड़ लोग तकरीबन, जिनको डायबिटीज है इस समय, और जिनमें चाइना नंबर 1 पे है और इंडिया नंबर 2 पे है। डायबिटीज 3 प्रकार की होती है, एक टाइप 1, एक टाइप 2 और एक होती है गेस्टेशन। तो टाइप 1 की अगर बात करें तो इसको टाइप 1 डायबिटीज को जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। ये बच्चों में भी हो जाती है कि तुम्हारा जो पैंक्रियास है वो इंसुलिन निकाल ही नहीं रहा है, तो तुम्हारा जो खाना है वो टूट ही नहीं पा रहा, सीधी सी बात है, उसमें से सुक्रोज अलग नहीं हो पा रहा, तो तुम्हारी शुगर लेवल बढ़ते चले जा रहा है, सीधी सी बात है। टाइप 2 डायबिटीज होती है, ये इंसुलिन कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है। इंसुलिन तुम्हारा पैंक्रियास निकाल तो रहा है, बट जो इंसुलिन तुम्हारे खाने के साथ में जाकर रिएक्ट करना चाहिए, उस सुक्रोज को तोड़ना चाहिए। C6H12 उसे अपन देखते हैं, फिर उसमें ये मिलता है, अपने इंसुलिन जाके मिलता है, फिर वो टूट जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन सुक्रोज टूट नहीं रहा है, और जो तुम्हारा इंसुलिन है वो तुम्हारे मल द्वार से सीधे निकल जा रहा है ऐसे ही, और तुम्हारे ऊपर से वो पेट में एसिडिटी और बना रहा है। तो इस प्रकार की जो डायबिटीज है इसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, कि इंसुलिन निकलना पर इंसुलिन उसके साथ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। ये और यही प्रकार की डायबिटीज ज्यादातर हम देखते हैं जो लोगों में पाई जाती है, जो 45 साल से ऊपर होते हैं। इन दोनों ही डायबिटीज में क्या किया जाता है, बाद में लोग या तो शुगर लेवल कंट्रोल में लेके आते हैं, या फिर जो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं वो लगवाते हैं। तीसरी होती है जो गेस्टेशनल डायबिटीज होती है, वो ये ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं में होती है, कि जब वो प्रेगनेंसी से गुजर रही होती है उस टाइम के लिए उनको ये डायबिटीज हो जाती है, और लेकिन वो उतने ही समय रहती है बेसिकली। तो ये गेस्टेशनल होती है, प्रेग्नेंट। और इसमें भी सेम चीज होती है, भाई इंसुलिन निकल तो रहा होता है बट वो अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा होता। अब अगर कहा जाए ना, बेसिकली एक ही कारण है डायबिटीज होने का, जिसको कहते हैं अनहेल्दी डाइट। हाँ, कुछ लोगों के जेनेटिकल कारण अलग होते हैं कि हाँ पापा मम्मी को था तो खुद को हो गया, वो भी होते हैं, उनको चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अनहेल्दी डाइट सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अनहेल्दी डाइट तुम लेते हो उस वजह से तुम्हारे अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग तरीकों से काम, अपने जो जिस कैपेसिटी से उनको काम करना चाहिए उस कैपेसिटी नहीं कर पाते, अलग तरीकों से काम करने लगते हैं और तुम्हें डायबिटीज हो जाती है। और इतना तो हम जानते ही हैं कि जब डायबिटीज होती है तो ऑर्गन्स से, जैसे किडनी हो गई, आई हो गई, हार्ट जो हीट जो ब्लड्स होते हैं, ब्लड सैंपल्स, जो उनको नुकसान पहुंचता है, तुम्हारे आरबीसीज को नुकसान पहुंचता है, तुम्हारी आईज को नुकसान पहुंचता है, तुम्हारी हियरिंग को नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ में अगर तुम्हें कोई बीमारी हो रही तो वो सही नहीं हो रही, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो ये तो बेसिक लक्षण है डायबिटीज के। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज में तो यही था। एक नेक्स्ट न्यूज, हम जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और हमारे गांधी जयंती भी है, और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है आज। और गांधी जी तो हम जानते हैं हमारे नेशनल फादर हैं। तो दैट्स ऑल, बस यही है कि इन लोगों के बारे में अगर बात करने बैठे तो यहाँ 1 घंटा निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बस दैट्स ऑल, इतना ही है। एक नेक्स्ट न्यूज है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेके आई है, कि हमारा जो इंडियन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है दिल्ली का वो, और दूसरा जो IIT दिल्ली है ये,
दोनों लोग मिलके इंडिया में रोड सेफ्टी रेगुलेशंस को और ज्यादा अच्छा कैसे करना है, रोड सेफ्टी मेजर्स को लोगों के लिए और ज्यादा सरल और ज्यादा आसान कैसे बनाना है, इसको लेके काम करेंगे दोनों मिलकर। जैसा एक नेक्स्ट न्यूज आई है इंडिया और यूएस के यूएस इंडिया इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी डिफेंस ग्रुप पैक्ट को लेकर। अब हुआ क्या ना कि देखो जो डिफेंस ग्रुप्स होते हैं, इंडस्ट्रियल डिफेंस ग्रुप्स होते हैं, तो इंडिया और यूएस के इंडस्ट्रियल डिफेंस ग्रुप कई बार साथ में काम करते हैं, क्योंकि हम यूएस से काफ़ी चीज़ें लेते हैं, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंडिजीनियस तरीके से बनवाते हैं, तो यूएस की काफ़ी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आती है, यहाँ बनाई जाती है, कुछ चीज़ें डायरेक्ट लेते हैं, तो इसमें अंतर पड़ता है। ऐसी इंडस्ट्रीज को जो बनाते तो डिफेंस ग्रुप्स ही हैं, उनको भी सिक्योर करना पड़ता है। तो उनको सिक्योर रखने के लिए कि ये बातें बाहर ना फैल जाए, ये जो टेक्नोलॉजी आई है ये टेक्नोलॉजी बाहर ना फैल जाए, वरना बाहर फैल जाएगी सीधी सी बात है, तुमसे लेगा कौन, फिर तो खुद से बना लेंगे। ये ब्लूप्रिंट्स वगैरह कई बार बाहर निकल जाते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है देशों को, फिर देशों के संबंध बिगड़ जाते हैं आपस में। तो ये चीजें बाहर ना निकले, इसी को लेकर हम लोगों ने डिफेंस ग्रुप इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पैक्ट कर लिया है यूएस के साथ। और दोनों आर्मी है, बस सीरीज बात है, दोनों आर्मी एक दूसरे की सोवर्निटी बना कर रखेंगी, एक दूसरे के जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बाहर नहीं निकालेंगे, दैट्स ऑल। और हम जानते हैं यूएसए के साथ में तो हमारे काफी एग्रीमेंट है, एलईएमओए है और कॉमकासा है, ट्रांसपोर्ट को लेके भी हम लोगों ने कर रखा है, बहुत सारे एग्रीमेंट है, इनकी हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। एक नेक्स्ट न्यूज आई है हमारे वाइस चीफ एयर स्टाफ को लेके। अभी कल आई थी, हमारे एयर चीफ स्टाफ बदले थे, आज हमारे जो वाइस चीफ एयर स्टाफ है वो उनको भी बदल दिया गया है, और संदीप सिंह को हमारी इंडिया का नया वाइस चीफ एयर स्टाफ बना दिया गया है इंडियन एयरफोर्स का। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, देखो हम जानते हैं कि यूके हमारे यहाँ की जो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, दोनों को ही एक रिलायबल वैक्सीन नहीं मानता है, और यूके क्या कर रहा था, इंडिया के जब लोग जा रहे थे उनको 10-10 दिन के लिए क्वारंटाइन में डाल दे रहा था। तो इंडिया ने भी वही कर दिया कि अब यूके से भी कोई आएगा, इवन तो यूके के लोगों को कोई भी वैक्सीन लगी हो, चाहे फाइजर लगी हो, मॉडर्ना क्यों ना लगी हो, उनको भी हम लोग 10 दिन के लिए क्वारंटाइन में डालेंगे ही डालेंगे। तो ये तो वही है कि तुमने किया तो हम भी करते हैं, ऐसा काम है। ऑस्ट्रेलिया ने भी करना शुरू किया था, बट ऑस्ट्रेलिया ने बाद में हटा लिया था वायदा में। एक नेक्स्ट न्यूज आई है सीड कॉप्टर को लेकर। सीड कॉप्टर क्या है, ड्रोन है, ड्रोन के द्वारा से छोटे छोटे सीड्स की गोलियां बनाई जा रही है, मिट्टी के साथ साथ में उसमें बीज रख दिए जाते हैं, और ऐसी गोलियां फॉरेस्ट एरियाज में या लैंड एरियाज में जहाँ पे पानी आनी बरसता है वहां पे फैलाई जा रही है। अब ये जो ड्रोन से फैलाई जा रहा है, इससे क्या होगा ना, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जब पानी आनी गिरता है तो यही बीज है जो बाद में लग जाते हैं। और बाय द वे इसको शुरू किसने किया है, तो हम देखते हैं बाहुबली फिल्म में जो राणा दुग्गुवती हैं उन्होंने काम किया था, एक्टर हैं, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। और ये सीड बॉल, इसको कहा जा रहा है सीड बॉल इनिशिएटिव शुरू किया गया उनके द्वारा, और इसमें जो टारगेट है वो है 2030 तक तकरीबन 1 बिलियन ट्री को लगाना है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है LIC के नए जो MD हैं उनको लेके, कि BC पटनायक हैं वो LIC के नए MD बनाए जाने वाले हैं। बट दैट्स ऑल, ये छोटी न्यूज थी। 1954 में LIC बनी थी और MR कुमार जो इस समय हेड थे, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है मेलबर्न क्रिकेट क्लब को लेकर। मेलबर्न क्रिकेट क्लब हम जानते हैं कि ज्यादातर जब भी ODI की बात कर ले या टेस्ट मैच की बात करें, ज्यादातर जो फैसले लेता है कि इनके रूल्स कैसे होने चाहिए, रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए, वो मेलबर्न क्रिकेट क्लब ही लेता है। तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए चेयरमैन के रूप में पहली बार कोई महिला नियुक्त होने जाने वाली है, जिनका नाम है क्लियर कैनम। क्लियर कैनम जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलती थी, वह मेलबर्न क्रिकेट क्लब की बनने वाली है। और अभी हम देखते हैं संगकारा थे, कुमार संगकारा जो श्रीलंका के हैं, वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं। एक नेक्स्ट न्यूज आई है इंडियन एक्सप्रेस में कि लक्षद्वीप की जो कवारत्ती जो द्वीप है, लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप है, उनमें कवारत्ती एक द्वीप है, तो वहां पे पहला स्टेचू गांधी जी का इनॉग्रेट होने जा रहा है। आज गांधी जयंती है, तो राजनाथ सिंह इनॉग्रेट करेंगे इसको। और बाय द वे लक्षद्वीप की अगर थोड़ी बात कर लेना, तो लक्षद्वीप में हम जानते हैं केरल हाई कोर्ट लगता है, लक्षद्वीप का हाई कोर्ट केरल है। और वहीं पे हम देखें कि बात करें कि कैसी कैसी चीजें हैं, तो हम जानते हैं वहां पे चैनल्स, जब थोड़ी चैनल्स की बात करें तो 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल जो है वो वहीं से निकलता है। और मिनिकॉय और जो मेनलैंड है लक्षद्वीप की, उनके बीच में 9 डिग्री चैनल है, और मालदीव्स और मिनिकॉय की बीच की बात की जाए तो उसमें 8 डिग्री चैनल है। दैट्स ऑल।
और बाय द वे वहां पे एक पटाली नाम से द्वीप भी है, जो हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से जब सी लेवल राइज हो रहे हैं उस वजह से पटाली द्वीप है वो ऑलमोस्ट डूबने वाला है। और वहीं हम देखते हैं कि जो फार निकोबार भी द्वीप है वह भी क्लाइमेट चेंज में जब सी लेवल हाई हुए तो उस वजह से डूब चुका है। एक नेक्स्ट न्यूज है नमामि गंगे को लेके। हम जानते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम जो 2014 में शुरू किया गया था, जिसमें पॉल्यूशन को कम करना है, वाटर रिसोर्सेज को सही करना है, इन सब के ऊपर था। तो उसके नए मैस्कॉट के रूप में कि बच्चों में भी अवेयरनेस आए, तो मैस्कॉट के रूप में चाचा चौधरी को नियुक्त कर दिया गया है। चाचा चौधरी एक कॉमिक कार्टून है, जो बच्चों की कॉमिक्स कार्टून है। और नमामि गंगे हम जानते हैं एपेक्स स्कीम थी, उसके अंतर्गत बहुत छोटी छोटी स्कीम बहुत सारी चलाई गई थी। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत नमामि गंगे स्कीम को चलाया गया था। और हम देखते हैं कि स्टेट प्रोग्राम्स को शुरू किए गए थे, इसमें बहुत सारे गंगा काउंसिल भी बनाई गई थी, नेशनल गंगा काउंसिल बनाई गई थी। 288 अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे इसके अंतर्गत, और तकरीबन 20,000 करोड़ का इसका बजट था, सॉरी 20,000 करोड़ का इसका बजट था। और जिसमें हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए लोन के रूप में भी लिए थे 20,000 में। वही हम बात करना कि जब हम देखते हैं वो गंगा ऊपर से बहती है, गंगा नीचे आती है लैंड साइड में, ऊपर से ठीक रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे इनलैंड में आती है इंडिया के, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिनका वेस्टेज भी गंगा में निकलता है। तो इन सबको ही जो वेस्टेज गंगा में निकल रहा है फैक्ट्रियों का, या ऐसी फैक्ट्री है जो जिनके वेस्टेज की वजह से गंगा गंदी हो रही है, ऐसी जगह है जिनकी वजह से गंगा गंदी हो रही है, उस पानी को, उस वेस्टेज को गंगा के पानी से अलग करना, उनके लिए सीवेज प्लांट्स लगाना और गंगा को साफ करना, यही पूरा लक्ष्य था नमामि गंगे के अंतर्गत। और हम देखते हैं कि अभी तक ये लक्ष्य कहीं से भी पूरा नहीं किया जा सका। ऊपर से अब तो हम लोगों ने फैक्ट्रियों से कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग सीवेज प्लांट लगाओ, उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ा दिए ऐसा। एक नेक्स्ट न्यूज आई है एयर इंडिया को लेकर कि एयर इंडिया को खरीद लिया टाटा ने। टाटा ने सबसे बड़ी बोली लगाई। स्पाइस जेट और टाटा है दो लोग जो एयर इंडिया खरीदने आए थे सामने, और स्पाइस जेट से टाटा ने तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की ज्यादा की बोली लगा दी। तो टाटा खरीदने वाला है एयर इंडिया को जल्दी। अब हम बात करना कि थोड़ा, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जमशेदजी टाटा थे, उन्होंने पहला प्लेन उड़ाया था, वो कराची से दिल्ली लेके आए थे, जो 1 सीटर प्लेन था। उनके पास में ही पहला इंडिया में पायलट लाइसेंस भी था। 1931 में टाटा एयरलाइंस शुरू की गई थी तब से। फिर वही टाटा एयरलाइंस बाद में जाके 1946 जब देश आजाद होता है तो वो इंडिया के पास में चली जाती है, क्योंकि उस समय पर जितनी प्राइवेट कंपनियां थी बहुत सारी एक्वायर कर ली गई थी सरकार के द्वारा। तो टाटा एयरलाइंस टाटा ने खुद से ही दे दी थी इंडिया को, कि इंडिया के लोगों को ज्यादा जरूरत है, हमारे गवर्नमेंट को उस समय ज्यादा जरूरत थी। फिर हम देखते हैं कि 2002 में इंडियन एयरलाइंस नाम पड़ जाता है, और 2007 में एयर इंडिया के द्वारा ही, मतलब जो इंडियन एयरलाइंस को भी खरीद लिया जाता है। एयर इंडिया ने 2007 में जैसे ही इंडियन एयरलाइंस को खरीदा है, उसके बाद में बहुत सारे प्लेन्स बढ़ गए, और तभी से एयर इंडिया खुद लॉसेस में जाने लगी। इंडियन एयरलाइंस को खरीदना कहा जाता है एयर इंडिया के लिए सबसे घाटे का सौदा था। जैसे ही उसने खरीदा तब से ही वो लॉस में जा रहा है, तब से उबर ही नहीं पाए, और अब लौट के फिर टाटा उनको खरीद रहे हैं। आयरनी देखो भाई, वहीं से लौट के। राजीव है जो इसके चेयरमैन है इस समय, और अगर सबसे बड़ा प्लेन कहा जाए जो इस समय एयर इंडिया पे है तो वो गौरी शंकर नाम से है, जो एयर इंडिया का सबसे बड़ा प्लेन है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है कर्नाटक पोर्ट को लेकर। देखो हम बताना, कर्नाटक में हम जानते हैं बहुत सारी लेक्स हैं, बहुत लेक हैं। तो आज से 10 साल पहले वहां पे तकरीबन 272 लेक्स थी, जो अब घटकर 168 हो गई है। और इनकी केवल एक वजह है कि हर किसी को लेक व्यू बंगलो चाहिए। लेक के पास में बंगलो बनाते चले गए, ये करते चले गए, मैन मेड एक्टिविटीज करते चले गए, लेक्स खत्म होते चले गए। तो कर्नाटक कोर्ट ने कहा है कि सिक्योरिटी मेजर्स अभी से लेना जरूरी है, जिससे जो बची हुई लेक्स है उनको बचाया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, और पुरानी जो लेक्स खत्म हो गई हैं उनको दोबारा से रीजनरेट किया जा सके। तो इनके लिए अभी से काम करने जा रही है कौन? कर्नाटक गवर्नमेंट। ये सुप्रीम कर्नाटक की जो हाई कोर्ट है उसने कहा है कि इसके मेजर्स अभी से हमें लेना शुरू करना पड़ेगा। बस ये दैट्स ऑल, ये डाटा था जो हमें जानना जरूरी था। एक नेक्स्ट न्यूज आई है पंजाब विधानसभा से। अब पंजाब विधानसभा से क्या न्यूज आई है? जिस हिसाब से हम देखते हैं, देखो पंजाब में पेडी क्रॉप्स बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं, लेकिन पंजाब की ट्रेडिशनल फार्मिंग में पेडी क्रॉप्स है नहीं है। वहां के लोग ग्राउंड वाटर निकाल निकाल के पेडी क्रॉप्स उगाते हैं। और हम जानते हैं कि 1 किलो चावल के लिए भी तुम्हें 400 लीटर तकरीबन पानी की जरूरत पड़ती है, तो 500 हद लगता है, 40 लीटर सर।
और वहीं पे हम कहना कि 138 ब्लॉक थे पानी के, टोटल ब्लॉक्स 138 से घट के 109 रह गए हैं पिछले 5 साल में। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 50 साल में पूरे तरीके से पंजाब का डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, वहां पानी ही नहीं बचेगा अगर ये जो स्थिति चल रही है यही चलती रही। और इनको लेके पंजाब की विधानसभा में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया है। अब सोचो, रिजोल्यूशन लाया गया वहां के मंत्री के द्वारा कि पंजाब को डेजर्टिफिकेशन से बचाना है तो हमें अभी से काम करना पड़ेगा, वरना ऐसी ही चीज चलती रही, साथ साथ में क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है तो और ज्यादा प्रॉब्लम पड़ जाएगी। एक नेक्स्ट न्यूज है नासा को लेके आई है कि जो लैंडसैट 9 करके एक नया उपग्रह है जो भेजा गया है नासा के द्वारा, क्या करेगा, अर्थ की इमेजिंग लेगा अलग अलग तरीके से। अर्थ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं देश के, नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशनल लैंड इमेजिंग की जाएगी, कहाँ कितना लैंड एरिया है, कहाँ कैसे कैसे सी लेवल्स राइज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कितना नेचुरल सी लेवल को हार्म किया जा रहा है, नेचुरल जो वाटर सोर्सेज उनको कितना हार्म किया जा रहा है, इन सब की इमेजिंग करेगा। आर्कटिक वगैरह की भी इमेजिंग करेगा, दैट्स ऑल। और लैंडसेट्स पहले भी नासा ने ही भेजा था 1970 में, हम देखते हैं फर्स्ट वाला ये 9th है। और ये काम ही इसी के लिए करता है कि अर्थ की इमेजेस ले लेके भेजता है अलग अलग तरीके से। ये ज्यादातर जो अपन इमेजेस देखते हैं ना अर्थ की, एकदम अलग से ही इमेजेस आती हैं, गूगल पे तुम डालो अर्थ इमेजेस तो बहुत सारी इमेजेस आएंगी, तो उसमें से ज्यादातर लैंडसेट के द्वारा ही ली हुई है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है बाल रक्षा किट को लेके। हमारी जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, इसने हमारी आयुष मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर एक किट लॉन्च की है जिसका किट का नाम है बाल रक्षा किट। इस किट में क्या है, च्यवनप्राश है, अलग अलग प्रकार की गुट्टियां हैं, मुगली गुट्टी है, और 2-3 प्रकार के शरबत अरबत है जो बच्चों के लिए है, 16 साल से ऊपर के बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको ये किटें दी जाएंगी, 16 साल से ऊपर के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको ये दी जाएंगी किटें। और क्योंकि देखो अभी हम जानते हैं कि 16 साल तक के, मतलब 16 साल से ऊपर के, 16 साल तक के बच्चों को। और सर हम देखते हैं कि बच्चों के लिए इस समय कोई वैक्सीन है नहीं है, जाइकोव डी आ गई, वो भी 12 साल तक के लिए ही है। तो अभी उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है और ये करना भी चाहिए। तो इसके लिए हमें बाल रक्षा किट बनाई गई है उनमें इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। बट ऐसी 2 किटें और बनाई गई हैं। ये बाल रक्षा किट है तो 16 साल से नीचे के लिए, एक स्वास्थ्य रक्षा किट भी है और एक आरोग्य रक्षा किट भी है। आरोग्य रक्षा किट है नॉर्मल लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े बांटे गए थे वो है, और स्वास्थ्य रक्षा किट है कि 16 साल से ऊपर के लोगों के लिए जैसा। एक नेक्स्ट न्यूज है ऑस इंडेक्स को लेके, AUSINDEX, ऑस इंडेक्स। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो बायलैटरल एक्सरसाइज होती है, मेरीन टाइम एक्सरसाइज, इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलिया की नेवी दोनों मिलकर करती है, ऑस्ट्रेलियन रॉयल नेवी और इंडियन नेवी दोनों मिलकर करती है। और ये पैसिफिक ओशियन में की जाएगी बेसिकली, और इसका 4th एडिशन है जो किया जा रहा है। 2015 से एक्सरसाइज शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है। अब यहां से शुरू होते हैं हमारे एडिटोरियल। तो पहला एडिटोरियल आया है रिसाइकल्ड चीजों को लेकर। हमें देखो, जब हम किसी भी सामान का यूज करते हैं और उसका बड़ा हिस्सा अगर हम रिसाइकिल कर लेते हैं, रिसाइकिल मतलब उनको दोबारा काम में ले लेते हैं, कि हम देखते हैं ना बहुत सारी कंपनियां हैं, चाहे एप्पल की बात कर लें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, वो आजकल ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सके। वो इसीलिए बना रही हैं कि कम से कम दोहन हो चीजों का, जो हम लोग करते जा रहे हैं, दोहन करते जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री की जो अमृत योजना थी, कल ही हमने बात करी थी, अमृत और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, इन दोनों के 2.0 स्कीम लॉन्च कर दी गई है, दोबारा से लॉन्च कर दी गई है। और गांधी जी की आइडियोलॉजी को देखते हुए गार्बेज फ्री एक्शन करने के लिए ये सब स्कीम्स लॉन्च की गई थी। और देखो इंडिया क्या करता है ना, इंडिया तकरीबन 1.4 लाख टन गार्बेज प्रोड्यूस करता है हर महीने। और ये 1.4 लाख टन गार्बेज को अगर तुम्हें वो करना है, रिसाइकिल करना है, तो इसके लिए रिसाइकलेबल चीजें भी होनी चाहिए। ये टोटल गार्बेज है, इसको रिसाइकिल किया ही नहीं जा सकता, ये ऐसा गार्बेज है। और हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है, जो इस टारगेट कैसे भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि गार्बेज हम लोग कुछ हद से ज्यादा ही प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें ये सब चीजें सही करनी होंगी। लीडर्स को, सरकार या लीडर्स की बात करें तो ये केवल उनकी ही समस्या नहीं रह गई है, ये हर एक इंसान की समस्या है। क्योंकि अगर ये बढ़ता जाएगा तो आने वाले समय में इसकी रिपरकशंस हम सबको झेलने पड़ेंगे। लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों में कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा इसके प्रति कि हम लोगों को रिसाइकलेबल चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है इन कंपेयर टू ऐसी चीजें जो यूज एंड थ्रो होती हैं कि एक बार यूज किया खत्म हो गए। देखो एक सिंपल सी बात है, सरकार की स्कीमें फेल क्यों हो रही हैं? ऐसी स्कीमें
मतलब अब जब हम बात करें ना गार्बेज प्रोडक्शन के, जैसे मान लो हम लोगों ने गांव गांव में टॉयलेट बनवाई थी, टॉयलेट बहुत बनी है इंडिया में, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है सरकार के हिसाब से, लेकिन उनमें तुमने अभी तक पानी नहीं पहुंचाया, उनमें फैसिलिटीज नहीं पहुंचाई लोगों के लिए। जब पानी नहीं पहुंचेगा, टॉयलेट्स बनी है, तो आदमी कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा, बाहर जाएगा, सीधी सी बात है, अपना पानी लेकर। ऐसी समस्याएं। और ऐसे ही अर्बन मिशन की बात कर ले तो हम लोगों ने नगर पालिकाओं से कह दिया है कि जितना भी कूड़ा इकट्ठा किया जाए पूरा कलेक्ट किया जाए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 95% जगहों पे जो नगर पालिका की जो कलेक्शन, नगर पालिका का जो कूड़ा कलेक्शन है, जितना उत्पाद हो रहा है उसका 95% तो नगर पालिका के द्वारा कलेक्ट ही नहीं किया जा सकता, कलेक्ट किया ही नहीं जाता है। केवल 5% टोटल जो गार्बेज प्रोडक्शन की बात करें इंडिया का, वो नगर पालिकाओं के द्वारा, म्यूनसिपालिटी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। 95% तो कलेक्ट ही नहीं किया जाता। वो जब कलेक्ट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? नालियों में जाएगा, रोडों पे पड़ा रहेगा, बीमारियां फैलाएगा, तुम्हारे सीवेज सिस्टम को चौक करेगा, फिर तुम्हारे यहाँ पानी भरेगा। ये सारी चीजें जब बरसात आएगी, तो वही है कि हमें रिसाइकल्ड चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ना होगा। ऐसी चीजें जो अनरिसाइक्लेबल है उनके प्रोडक्शन को हमें कम करना होगा, उनसे लोगों में बिहेवियरल चेंजेस लाने की जरूरत है। बाहर जाए लोग थैली पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें, लोग खुद का झोला लेके जाए, उनमें सामान लें, या जूट के बने हुए बैग हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। तो यही पूरी बातें हैं जो इस एडिटोरियल में लिखी है। दरअसल एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है पैंडेमिक में क्राइम्स को लेकर, कि हम देखते हैं ना, डाटा लॉन्च हुआ है, हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसको द्वारा डाटा लॉन्च किया गया है कि जो कोरोना काल चला है उसमें पेंडेमिक में क्राइम रेट कैसी रही है। तो अलग अलग रिपोर्ट आई है, बहुत सारी हैं इसमें, जो मेन है हम उनकी बात कर ले रहे हैं कि प्रयास अच्छे होते हैं, प्रयास जो किए जाते हैं वो रिपोर्ट, सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से प्रयास अच्छे किए गए हैं और अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्राइम्स को कम करने में काम किया है। लेकिन हम भी जानते हैं पेंडेमिक में लोग बाहर ही नहीं निकले तो सरकार के प्रयास थोड़े आए हैं। पेंडेमिक में अपराधों में कमी आई। अगर सबसे ज्यादा अपराध कहे जाए तो कहाँ पे हुए हैं, तो तमिलनाडु, केरल और दिल्ली, ये टॉप प्रदेश हैं जहां पे सबसे ज्यादा क्राइम हुए हैं। अब देखो, इनको देखने के दो नजरिए हैं यहाँ पे। एक नजरिया तो ये है कि तमिलनाडु, केरल और दिल्ली में बहुत ज्यादा क्राइम्स होते हैं तो यहाँ पे जाओ ही मत, बहुत ज्यादा क्राइम चल रहे हैं। दूसरा नजरिया ये है कि यहाँ की पब्लिक अथॉरिटीज इतनी सेंसिटिव है कि उनके सामने जब ऐसा कोई मुद्दा आता है, लोगों में इतनी अवेयरनेस है, पब्लिक अथॉरिटी में इतनी अवेयरनेस है कि उनको नोट किया जाता है, एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है। इस वजह से यहाँ पे क्राइम रेट ज्यादा है। दो चीजें हैं इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली, केरल और तमिलनाडु ये उन प्रदेशों में से आते हैं, दिल्ली और केरल, जो चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें या यहाँ पे इलिटरेसी की बात करें तो इंडिया में टॉप में यही दिखाई देते हैं। यूटी में दिल्ली दिखाई देती है और जब राज्यों की बात करें तो केरल दिखाई देता है। जहाँ पे लोग ज्यादा लिटरेट होंगे वो अपने राइट्स को समझेंगे, और जब राइट्स को समझते होंगे तो अगर उनके खिलाफ में कोई गलत काम होगा तो उसको जाकर वो रिपोर्ट भी करेंगे। और हो सकता है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी इतनी अच्छी काम कर रही है जो वहां पर रिपोर्ट दर्ज करती है, काफी जगह की नहीं भी करती है, हम जानते हैं ये बात, तो प्रदर्शित सबके सामने पता है। तो तमिलनाडु, केरल और दिल्ली है जो क्राइम रेट में टॉप रहा है इस साल में। और वहीं हम देखते हैं नागालैंड सबसे लास्ट पे, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट पे। और अगर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का मतलब किया जाए तो कंप्लेंट रजिस्ट्री में दिल्ली नंबर 1 पे, दिल्ली में सबसे ज्यादा कंप्लेंट रजिस्टर की गई इस साल। और लेकिन हाँ, एक चीज और याद रखना, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि उस इंसान ने क्राइम किया ही है, वो केवल कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। जैसे इस समय अगर बात की जाए ना, तो दिल्ली में रेप को लेके सबसे ज्यादा कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा रेप हुए हैं। कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो सकता है नहीं भी हुए, ये तो जांच का मुद्दा है। अब इंटरनेशनली अगर बात की जाए ना, इंटरनेशनली वुमेन्स के खिलाफ जो डोमेस्टिक क्राइम्स है वो बढ़ गए हैं पेंडेमिक काल में, लेकिन इंडिया में डोमेस्टिक क्राइम्स घट गए हैं। हो सकता है लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, लोगों के पास में एक्सेसिबिलिटीज कम हो गई थी। हर देश में, जिस देश में तुम जाके देखो, हर जगह वुमेन्स के खिलाफ डोमेस्टिक क्राइम्स बढ़ गए हैं पेंडेमिक के काल में। लेकिन इंडिया में ये लगाए जा रहे हैं अंदाजे कि ज्यादातर वुमेन्स के पास में जो एक्सेसिबिलिटी है, वैसे ही हम जानते हैं समाज की वजह से वुमेन्स को कितना ही छूट दी जाती है इंडिया में, वो एक्सेसिबिलिटी पेंडेमिक की वजह से और ज्यादा कम हो गई। तो अगर उनके खिलाफ में क्राइम भी थे तो वो
कोर्ट तक ये मान लो या पुलिस थाने तक पहुंच ही नहीं पाई, जिस वजह से इंडिया में डोमेस्टिक क्राइम कम होते दिखाई दे रहे हैं। दोनों बातें हो सकती है। वहीं मर्डर की बात की जाए तो मर्डर में तो यूपी नंबर 1 है। यूपी में सबसे ज्यादा मर्डर किए गए, मर्डर के क्राइम फाइल किए गए, याद रखना ये भी, मर्डर किए गए नहीं, मर्डर के क्राइम सबसे ज्यादा वहीं फाइल है। और अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो साइबर क्राइम इस साल लगभग 30% बढ़ गए साइबर क्राइम, क्योंकि पूरी देखो हम दुनिया अपन लोग देखते हैं, पूरी की पूरी दुनिया एकदम से ऑनलाइन आ गई थी। इंडिया में भी वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था ज्यादातर ऑफिस का। तो जब लोग ऑनलाइन काम करने लगे थे तो साइबर क्राइम तो ऑटोमेटिकली बढ़ना ही थी, सीधी सी बात है कि साइबर जब वही है कि साइबर बुलिंग भी बढ़ी है, बाय द वे साइबर बुलिंग भी बढ़ी है और साइबर क्राइम भी बढ़े, दोनों चीजें बढ़ गई है इस पेंडेमिक काल में। तो डेट्स ऑल, बस यही डाटा था थोड़ा बहुत जो हमारे एग्जाम के लिए जाना जरूरी था, और कुछ तो एडिटोरियल में इसमें जरूरी नहीं है। और आज बात करें 2 अक्टूबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जाना जरूरी था। दैट्स ऑल।